और फाइंड आउट करेगा कि आप किस चीज़ के लिए बेस्ट सुटेबल है। आप ये मत सोचिए कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको वो सेलेक्ट ही कर रहा है। देखिए, थोड़ा तो इंडिया में पूछा जाता है कि आपने उस गैप में क्या किया, ठीक है, तो आपको वो गैप जस्टिफाई करना होता है। बिना कंप्यूटर की नॉलेज वाले को आपने बता दिया ये चीज़ें लगा के असेंबल करके कंप्यूटर बनता है, तो बिना नॉलेज वाला भी कर सकता है, बट वो कोड नहीं कर सकता। वो चीज़ ऑटोमेट होना मुश्किल है। सेम विद द डेटा साइंस। Welcome everyone. Today we have opportunity to discuss about data science. We have with the expert. I request sir to please introduce about himself briefly, please. So, guys, I am Dr. Vyumesh Singh. I have completed my BTech, MTech and PhD all from Government College. मेरा गेट स्कोर है 99.08 परसेंटाइल और मैंने MTech दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया है। एंड इसके अलावा मैंने जो PhD की है वो NSIT दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। एंड मेरी जो PhD का एरिया है वो रिकमेंडेशन सिस्टम है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मेरे को 10 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एडटेक कंपनीज लाइक गीक फॉर गीक्स एंड गेट इंडस्ट्री। एंड इसके अलावा मैंने बहुत जगह वर्कशॉप दी है, ट्रेनिंग दी है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे। रिसेंटली जो अभी मैंने ट्रेनिंग दी है वो मैंने DRDO में दी है। DRDO पुणे में आई हैव टेकन 2 बैचेज एंड इन फ्यूचर आई थिंक इन दिस मंथ ओनली देयर विल बी 1 नेक्स्ट बैच ऑल्सो। Great, sir. So let's start with the questions. Sir, what do you think about data science? What is your opinion? देखिए, अगर आप प्रीवियसली कुछ टाइम से देखेंगे और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी कहा है, डेटा इज द न्यू फ्यूल टू द इकोनॉमी। बिना डेटा के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नोटिस करेंगे, अचानक से जो बड़े बड़े बिलियनियर हुए, पहले बिलियनियर कौन होता था? जिसका पेट्रोल की खदान है, कोयले की खदान है, स्टील की माइनिंग है, और फिर वो इंडस्ट्री को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे क्योंकि आपका इतना पैसा नहीं है कि आप बैठ के स्टील की माइनिंग लगा सकते हो, ठीक है। और लेकिन जब आप डेटा की बात करो, अचानक से एक लड़का आता है, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक बनाता है। अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम के CEO गिरफ्तार हुए हैं फ्रांस में। टेलीग्राम में कितने एम्प्लॉयज हैं? 30। बिलियंस एंड ट्रिलियंस की कंपनी है। व्हाट्सएप और स्नैपचैट जब बिकी थी तो उनके हर एम्प्लॉय ने फरारी खरीदी थी, इवन रिसेप्शनिस्ट ने, एक साथ। कंपनी किसकी है? डेटा की। उनके पास सबका डेटा है और सिर्फ डेटा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा तो आपके पास ऑरेकल में भी है, डेटाबेस की कंपनी है। उस डेटा को आप कैसे माइन करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे डिसीजन में यूज करते हो, अपने बिजनेस में यूज करते हो, और वो सारी चीजें क्या आती हैं? डेटा साइंस। डेटा स्टोरेज इज नॉट अ बिग थिंग नाउ। पहले स्टोरेज कंपनी बहुत सारी होती थी कि आप अपने अपने ऑफिस में सर्वर बनाते हो। फिर क्लाउड कंपनीज आई। क्लाउड कंपनीज ऑल्सो डूइंग रियली ग्रेट, दे आर स्टोरिंग द डेटा। बट मेन चीज क्या है? डेटा साइंस। आप उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और वो इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? डेटा इंफॉर्मेशन में क्या है? इंफॉर्मेशन इज द डेटा विच इज यूजफुल। तो आपको वो डेटा को किस तरह से सामने वाले को यूजफुल बताना है, दैट इज डेटा साइंस। एंड वो डेटा साइंस आपको कम्युनिकेशन भी देता है। इट्स नॉट अबाउट यू कम्युनिकेटिंग, इट्स अबाउट आप डेटा को कम्युनिकेट करा रहे हो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, पिक्चर, एनीथिंग, कि आप अपना एनालिसिस दिखा रहे हो कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमने डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली और ये हमने डेटा साइंस की मदद से उसके अलग अलग ग्राफ बना के उनको बिजनेस स्ट्रेटजी या चीजें समझाते हैं। So that is your information. So that is very important nowadays. अगर आपके पास डेटा है और आपके पास कैपेबिलिटी है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की, सो
the next two decades is yours. Sir, whether it comes with AI, ML? डेटा साइंस का जो बेस है वो AI एंड ML ही है। Okay. देखिए, उस डेटा को जो मुझे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ मेथड चाहिए। वो मेथड कहाँ डिफाइंड है? AI एंड ML। ML क्या है? AI का सब पार्ट है। AI इज ए बिग पिक्चर। AI का सब पार्ट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग और AI की एप्लीकेशन है डेटा साइंस। सो बिना AI ML के हम डेटा साइंस नहीं कर सकते। एटलीस्ट वी शुड हैव सम नॉलेज ऑफ AI एंड ML। हमारे पास प्रीवियस पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, R की लाइब्रेरीज हैं, लेकिन हमें कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक्स आने चाहिए। Okay, can you please tell which concepts, because we have non-technical students as well. So, देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास मैंने आपको परचेज का डेटा दिया है, आपको मैंने सेल का डेटा दिया है, आपको प्रॉफिट निकालना है, तो मैथ के लिए आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? सो दैट इज बेसिक मैथ। सेम विथ उस डेटा को पढ़ना, उस डेटा को पढ़ के उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। देखिए, अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं, आप लैपटॉप लेने चाहते हैं या एक कार लेने जाते हैं, 500 फीचर्स हैं उसके एटलीस्ट। एक कार के अंदर 500 पार्ट्स तो होंगे। क्या मैं सारे पार्ट देख के कार खरीदता हूँ? 4 या 5 चीजें देखता हूँ मेजरली। सेम विद द लैपटॉप। तो ये चीज एनालाइज करना कि कौन सा पार्ट किसको मैटर कर रहा है, ठीक है, और उस पार्ट के हिसाब से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना। जैसे कि अगर बहुत सारे जो गेमिंग के जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो अपनी जो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरे पास ये CPU है, ये GPU है, जबकि जो मोबाइल 20,000 25,000 की रेंज पे है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है? हमारा कैमरा बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको पता है उनकी ऑडियंस कहाँ की है, इंस्टाग्राम वाली है। तो ये जो एनालाइज करना है आपको, ये जो आपको एल्गोरिथम देखनी है, ये जो पीछे का जो आपको मेथडोलॉजी आएगी, वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से आएगी। sir, most important questions. We have students, people are asking me, जिसके पूछते हैं वो कि ये जो कोर्स है वो हम जैसे कि स्टूडेंट्स मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं या फिर ENTC बैकग्राउंड के हैं या फिर BCom बैकग्राउंड के हैं, तो ये स्टूडेंट्स भी ये कोर्सेज कर सकते हैं क्या? अच्छा, तो इसका मैं आपको एक आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो जिसको भी लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस है, तो वो गलत सोचते हैं। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ हो रहा है? हेल्थ केयर में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। ये सारी चीज़ें क्या आपकी कंप्यूटर साइंस है? नहीं है। तो दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी बाय डिफॉल्ट। वो कंप्यूटर साइंस की उसमें सिर्फ कुछ चीज़ें लगती हैं। ओके। और अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, बिल्कुल न्यू ब्रांच है डेटा साइंस। AI 50 साल से चल रही होगी, लेकिन बच्चों में पढ़ना और अचानक से मार्केट में अडेप्ट होना 5-6 साल से स्टार्ट हुआ है, 10 साल से स्टार्ट हुआ है। तो सबके लिए नहीं है। तो चाहे वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट पढ़े या फिर आपका नया स्टूडेंट पढ़े, सबके लिए सेम है। द थिंग इज, आपको अपने 6 मंथ डेडिकेट करने, आपको अपने 6 मंथ डेडिकेट करने हैं। हो सकता है कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट कोई चीज़ को 2 घंटे में समझ रहा होगा, तो आपको उसके लिए 2 की जगह 4 घंटे देने हैं। आपका वो डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप देखिए, जो अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडिया में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो होता है गेट, जो इंजीनियर देते हैं। इंजीनियर बनने के लिए ना इंजीनियर देते हैं एमटेक के लिए, ठीक है, जो IIT कराता है। IIT ने गेट DA के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस रखी ही नहीं है। ओके। उसने कहा कोई भी ब्रांच के दो। वो जब IIT कह रहा है कि चाहे आप MSc हो, चाहे आप बीटेक किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप MC हो, आप दे सकते हो। तो दैट मीन्स कि प्री डिफाइंड है कि ये कोई भी ब्रांच का बच्चा कर सकता है। ओके, ग्रेट। सो एनी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जो है, ऑल नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, ब्रांच उन्हीं की है मेजरली, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाला सीख भी जाएगा, उसका अप्लाई कहाँ करनी है? राइट। इंटरडिसिप्लिनरी, राइट। मुझे हेल्थ केयर में लगाना है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी में लगाना है, मुझे EV में लगाना है, मुझे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में लगाना है, तो उसके लिए मुझे वो फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए ना। राइट। सो या तो कंप्यूटर साइंस वाला वो सीख रहे हैं, तो या फिर ये वाले बच्चे डेटा साइंस सीख रहे हैं। सो दोनों के लिए बराबर चैलेंजेस हैं। हमने भी एज अ मिडकॉन, हम जो कोर्स है हमारा,
डेटा साइंस का, उसका भी अपने सिलेबस देखा है, तो हम तो हमारे यहाँ से जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो कवर कर रहे हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट्स ने क्या इसमें कवर करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द कोर्स इज देयर, बट और क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैंने अभी डेटा साइंस का यहाँ का कोर्स देखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, सो मतलब मैंने इंडस्ट्री के बहुत सारे सिलेबस देखे हुए हैं, सो आई फाइंड इट वेरी गुड सिलेबस। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले से मान के चल रहे हो कि बच्चे को सब आता है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ के सिलेबस में कि एक बच्चा जिसको कुछ नॉलेज नहीं है उसके लिए भी ये सिलेबस सुटेबल है। कि आपको एक्सेल भी सिखा रहे हैं, टैबलू भी सिखा रहे हैं, पावर बीआई भी सिखा रहे हैं, तो ये आपको टूल्स बेस्ड नॉलेज भी दे रहे हैं, साथ में आपको पाइथन भी सिखा रहे हैं, लाइब्रेरीज भी सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग की भी नॉलेज दे रहे हैं। सो इससे ज़्यादा कंप्लीट पैकेज मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा है। आप देखिएगा ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा के देखेंगे, अपग्रेड के देखेंगे, सो मैंने उन सब जगह कुछ ना कुछ हेल्प की है, सिलेबस बनाने में हेल्प की है। सो वो बेसिकली मान के चलते हैं कि हमारा स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का होगा या फिर उसको ये नॉलेज होनी चाहिए, तो वो पहले लिख देते हैं कि ये पढ़ के आना, इसका कोर्स करके आना, प्री रिक्विजिट्स। हाँ, तो वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम दिया है, 6 मंथ का 250-300 घंटे का कोर्स है जो मुझे समझ में आया अभी तक। एंड वो मुझे लगता है कि एक बच्चा जिसको जीरो नॉलेज से आ रहा है वो भी कर सकता है। इट जस्ट कि उसको एफर्ट देने की ज़रूरत है। अगर आप अदर ब्रांच से हो, आपने कभी कंप्यूटर पे कोड नहीं किए हैं, सिर्फ एक ये फ़र्क है कि हो सकता है आपने कंप्यूटर में उतना टाइम नहीं बिताया होगा। जब कंप्यूटर में एरर आते हैं आपके प्रोग्राम में, तो एक कंप्यूटर साइंस वाले के पास एक पेशेंस है कि मेरा आधे घंटे एरर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस पर बैठ जाता है। आप लोग तुरंत, हो सकता है कि एरर आ गया, नहीं हो रहा, टीचर के पास चले जाओ या बंद कर दो या फिर दूसरे बच्चे से पूछ लो, लेकिन वो एरर सॉल्व करने की जो पेशेंस आता है वो प्रैक्टिस से आता है। तो वो आपको कंप्यूटर को टाइम देना है। उसके साथ आप ये समझ लीजिए आपकी दुनिया वो एक छोटा सा लैपटॉप है, वही आपके लिए सब कुछ है बस। और यहाँ का सिलेबस मेरे हिसाब से बहुत वेल डिजाइंड है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सर, उसमें और एक था कि स्टूडेंट्स को कोर्स होने के बाद, जैसे कि डेटा साइंस, एआई, एमएल में करियर अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर कैसा होगा इसमें? देखिए, मैं बहुत अगर ब्लंटली बोलूँगा, डेटा साइंस की जॉब अभी ग्रो हो रही है। इट इज द राइट टाइम टू गो इन। इंडिया में भी डेटा साइंस की जॉब कम है लेकिन ग्रो हो रही है। डेटा एनालिसिस की जॉब ज़्यादा है, ठीक है। सो आप डेटा साइंस में तुरंत घुस सकते हैं। डेटा साइंस हो सकता है कि थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगे उसमें जाने में, तो अभी दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो इन राइट नाउ। और इंडिया में इस टाइम पे, अगर इंडिया सॉफ्टवेयर का हब है, ये सबको पता है, ठीक है, तो डेटा साइंस का भी हब इंडिया ही होगा। सबसे ज़्यादा जॉब इंडिया में होंगी। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ा कैंपस कहाँ पे है? हैदराबाद में, पुणे में भी खोल रहे हैं, ठीक है। पुणे में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खुल चुका है। तो अगर आप देखेंगे ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इस टाइम पुणे में नहीं आ रही है, इंडिया में नहीं आ रही है। गूगल को देख लीजिए, गूगल ने भी पुणे में ऑफिस ले लिया है, अमेजोन ने ले लिया है, ऑरेकल ने ले लिया है, और ये सब डेटा पे काम करती हैं। डेटा पे काम करती है मतलब डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस पे काम कर रही हैं। डेटा स्टोरेज इज नॉट अ बिग डील। आप अपने कंप्यूटर में ही बहुत डेटा स्टोर कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस। इससे ज़्यादा जॉब फ्यूचर में नहीं आने वाली है। जैसे जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर साइंस इरा शुरू हुआ था, सब सोचते थे आईटी की जॉब आ रही है, नेटवर्किंग सीख लो, राइट। तो सब लोग उस टाइम पे CCNA का कोर्स कर रहे हैं, हार्डवेयर सीख रहे हैं, लेकिन उसकी जॉब कम होती है। सॉफ्टवेयर की जॉब ज़्यादा होती है। हार्डवेयर कैन बी ऑटोमेटेड। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर पे ये हार्ड डिस्क लगती है, CPU लगता है, ये रैम लगती है। आपने बिना कंप्यूटर की नॉलेज वाले को आपने बता दिया ये चीज़ें लगा के असेंबल करके कंप्यूटर बनता है, तो बिना नॉलेज वाला भी कर सकता है, बट वो कोड नहीं कर सकता। वो चीज़ ऑटोमेट होना मुश्किल है। सेम विद द डेटा साइंस। डेटा साइंस रिक्वायर द सॉफ्टवेयर नॉलेज, तो वो आपकी जॉब इररिप्लेसेबल है एंड वो आपको जॉब मिलेगी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब अगले 5 साल में आप देखेंगे डेटा साइंस की होने वाली है, क्लाउड एंड डेटा साइंस। इसमें सर सैलरीज का रेंज कैसे रहेगा? सैलरी इट डिपेंड्स।
फ्रेशर्स पे अगर आप देखेंगे, अगर आप टूल बेस्ड नॉलेज आपके पास, लाइक आपके एक्सेल आता है, टैबलू आता है, पावर बीआई आता है या और कोई टूल आता है, बहुत सारे टूल्स हैं। तो अगर जो हो, बहुत सारे टूल्स होते हैं, हर कंपनी अलग अलग टूल यूज करती है। तो उसमें सपोज आपको मिलता है स्टार्टिंग पैकेज 50,000 रुपीज़। सेम चीज़ अगर आप पाइथन से कर रहे हैं या आर लैंग्वेज से कर रहे हैं या जूलिया या यूलिया जो भी बोलते हैं, आप उसके थ्रू करते हैं, तो आपकी सैलरी 50 की जगह 70,000 होगी। ये मैं स्टार्टिंग पैकेज कह रहा हूँ फॉर द डेटा एनालिसिस, नॉट डेटा साइंस। यही अगर आपको कंपनी डेटा साइंस के लिए हायर करती है, जो कंपनी बहुत कम करती है अभी, क्योंकि अभी जॉब कम है और फील्ड नहीं है, तो वो ज़्यादातर मास्टर्स और पीएचडी लोगों को कर रहे हैं अभी इनिशियली, क्योंकि अभी उसमें रिक्वायरमेंट उस हिसाब से एक्सपेंड नहीं हुई है, लेकिन डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। तो जो डेटा साइंस है उसकी जो, अगर आप नॉर्मल कंपनी में सैलरी देखेंगे, जो मतलब स्टार्टअप टाइप की कंपनी, दे आर पेइंग अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टू 1.25 लाख पर मंथ। और जो बड़ी कंपनी है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस टाइम पे दे रही है 45 लाख के आसपास का पैकेज, और डेटा साइंटिस्ट को दे रही है 48 लाख का बेस पैकेज। बेस पैकेज मतलब ये उनकी मिनिमम सैलरी है, उसके अलावा उनको शेयर मिलेंगे, ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। सो इट विल कन्वर्ट इनटू अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80 lakhs पर ईयर। These salaries will For go- fresher. freshers. Freshers. Okay. मेरा स्टूडेंट अभी फ्लिपकार्ट में गया है एंड उसका बेस 48 लाख है। Great. That's great. That's amazing. I thought कि it must be starting from some place, but then data पहली जॉब है science, उसकी, right? पहली जॉब job है, है। पहला जॉब है। प्लेसमेंट्स इसमें कैसे रहती है, कि जैसे कि एचआर क्या क्वेश्चंस या फिर उनका क्या लुकआउट रहता है इसमें? देखिए, एचआर तो मतलब टेक्निकल इंटरव्यू होता है, तो एचआर का तो रोल थोड़ा कम होता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू में ना आपकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उस हिसाब से आपको अलग अलग फील्ड में डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिसिस में सब एक ही काम कर रहे हैं, हर चीज़ अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, राइट। सो अगर आप देखेंगे कि जिसको एक्सेल आता है उसको एक्सेल से रिलेटेड ज़्यादा काम दिया जाता है, ठीक है। जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है उसको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या डेटा प्री प्रोसेसिंग जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। डेटा को प्री प्रोसेस करना इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 500 अलग अलग फीचर है एक कार में, तो 500 फीचर अगर आप नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी होगी, तो डेटा को क्लीन करने की एक अलग जॉब मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर आपको एक जॉब क्या मिल जाएगी, उसके अंदर से डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करने की। सो देयर आर डिफरेंट फील्ड, वो आपको सब में चेक करेगा और फाइंड आउट करेगा कि आप किस चीज़ के लिए बेस्ट सुटेबल है। आप ये मत सोचिए कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको वो सेलेक्ट ही कर रहा है, वो ये देख रहा है कि आप किस फील्ड के लिए बेस्ट सुटेबल हो। और इंटरव्यू, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड के बाद सारे राउंड आपके सिलेक्शन राउंड होते हैं, पहला राउंड रिजेक्शन राउंड होता है। देयर इज अ डिफरेंस। पहले राउंड में मान लो 500 बच्चे आए, 500 बच्चों को तो हम इंटरव्यू नहीं ले सकते, मेरे पास 5 पोस्ट है, मैं लूंगा 50 बच्चों का। तो पहला राउंड एलिमिनेशन राउंड है, चाहे कोडिंग करके कर दूं, एप्टीट्यूड ले लूं, कुछ भी कर दूं, तो 450 बच्चों का मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा। अब जो 50 बच्चे हैं उसमें से मुझे 5 चाहिए, तो मैं आपसे हर चीज पूछना चाहूंगा कि आप किसी एक फील्ड में अच्छे हो तो मैं आपको हायर कर लूं। दैट इज द माइंडसेट ऑफ अ इंटरव्यूअर। वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, भले ही वो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपकी एक ऐसी पॉइंट जानना चाह रहा है कि आप इस चीज में अच्छे हो। अच्छा, आप एक्सेल में अच्छे हो, मैं सिर्फ एक्सेल पे ले लूंगा, हो सकता है आपकी बाकी चीज उतनी अच्छी ना हो, ठीक है। आपकी पाइथन अच्छी है, आप डेटा प्री प्रोसेसिंग अच्छी है, तो उसके बेस पे ले लेगा। हो सकता है आपकी बाकी चीजें गलत हो गई हो, फिर भी वो आपको उस पर ले लेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि हमने सारे आंसर दिए, मेरा नहीं हुआ। कई बच्चे सोचते हैं मेरा सिर्फ एक आंसर मिस हुआ, मेरा नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा, वो आपको कैटेगराइज कर रहा है अपने दिमाग में कि मैं इसको कहाँ पे फिट कर सकता हूँ। वो एक चीज में देख लेगा कि आप बहुत अच्छे हो, वो आपको उठा लेगा। आपके बाकी सारे आंसर गलत होंगे तो भी उठा लेगा। ओके सर, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स है, सो स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस है बहुत सारे इनके यहाँ पे, तो प्लीज़ आस्क। सर माय क्वेश्चन इज, जैसे कि आपने बोला कि 50 इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड, सो अमंग 50 दे विल सिलेक्ट ओनली एक्सपीरियंस वन और दे कैन सिलेक्ट फ्रेशर्स ऑल्सो? यार अगर आप देखोगे, आपको हमेशा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए ही नहीं ना हर काम के लिए। एक्सपीरियंस बंदा ज़्यादा मैनेजरल रोल ज़्यादा करेगा, तो आपको हर एक्सपीरियंस के नीचे, अगर एक आदमी 20 साल का एक्सपीरियंस है
उसके नीचे 5-10 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे, उसके नीचे 20-5 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे, उनके नीचे 100 फ्रेशर्स होंगे। तो जॉब तो सबके लिए है। हमेशा याद रखिए फ्रेशर बेस्ड जॉब ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब कम होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। आप ये मत सोचिए कि एक्सपीरियंस बेस्ड वालों को ही जॉब मिल रही है। एक्सपीरियंस वाला कभी तो फ्रेशर था ना, राइट? तो यू नीड टू नॉक द डोर अगेन एंड अगेन जब तक दरवाजा खुल ना जाए। दैट मीन्स आपको बार बार इंटरव्यू देना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। हर जगह अप्लाई करना है। Sir, I have one more question. As I belong to non-tech background, and मुझे थोड़ा डिफिकल्टी होगा क्या टेक्निकल बैकग्राउंड को मैच करने के लिए? इट्स अबाउट योर क्यूरियोसिटी कि आप कितने क्यूरियस हैं, कितना लर्न करना चाहते हैं। डिफ़िकल्टी क्या है? अगर आपको कोई चीज़ में अच्छा लग रहा है करने में तो आप उसको सीख जाओगे आराम से। अगर आपको भले ही उस फील्ड के हो लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो आप उसको टाइम ही नहीं दोगे, राइट? आप में से बहुत सारे लोगों की मैथ अच्छी होगी, बहुत सारे लोगों को मैथ डिफ़िकल्ट लगती होगी, बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री अच्छी लगती होगी, बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री बहुत बोर लगती होगी। सो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगेगा आप एफर्ट दोगे, राइट? सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, मैं 2 साल से जॉब कर रहा था एमफार्म के बाद, बराबर। तो उसके बाद में मैंने जॉब छोड़ के अभी डेटा साइंस का क्लास लगाया है क्योंकि मुझे डेटा साइंस में जाना है इसके लिए। तो आगे जाके अगर मैं ये गैप दिखाऊंगा तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा मेरे करियर पे? देखिए, थोड़ा तो इंडिया में पूछा जाता है कि आपने उस गैप में क्या किया, ठीक है? तो आपको वो गैप जस्टिफाई करना होता है। आप बोल सकते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा था, आप बोल सकते हैं कि मैं टेक्निकल स्किल्स पे अपना ध्यान दे रहा था। आपको जस्टिफाई करना है। गैप होना बुरी बात नहीं है। आप मान लो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने चला गया, उसने 5 साल बिजनेस किया, नहीं चला, टेरिबली फेल हो गया, ठीक है? तो हो सकता है एक कंपनी बोल देगी कि आपका 5 साल का गैप है, हम नहीं लेंगे। दूसरी कंपनी एक ये भी सोचेगी कि इसने 5 साल बहुत मेहनत की है, तो इसको मैं मैनेजर हायर करता हूँ। इसको टेक्निकली हो सकता है कि अब इसकी नॉलेज कम होगी, लेकिन मैं इसको मैनेजर हायर करता हूँ क्योंकि इतने जगह जगह धक्के खाए हैं। तो ये इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है। अगर मेरे पास मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है और मेरे पास टेक्निकल की है, तो राइट नाउ आई माइट नॉट हायर यू। लेकिन मेरे पास हो सकता है अलग रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको वहाँ फिट कर दूंगा। देखिए, बहुत बड़ा गैप है कंपनी और स्टूडेंट में, दोनों एक दूसरे के पास जाने से कतरा रहे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप देखिएगा इंडिया में एटलीस्ट इस टाइम पे 5000 कंपनियां हैं जो सिर्फ कंसल्टेंसी का काम कर रही हैं, जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को पहुंचा रही हैं कि हम आपको इंटरव्यू करा देंगे। तो वो क्यों है? क्योंकि कंपनी को लोग नहीं मिल रहे हैं और लोगों को कंपनी नहीं मिल रही है। कंपनी उनको पे करती है लाखों रुपए एक एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय। तो सर ऐसे सिचुएशन में अप्रोच कैसे करें हम लोग उनको? कि अभी बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग चलो ये कोर्स कंप्लीट भी कर लेंगे, नॉलेज भी हो गया, फिर बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लिंक्डइन पे हम लोग अप्लाई करते हैं, नौकरी पे एप्लीकेशन करते हैं या किसी और को रेफरल करते, बट जहाँ तक वो एप्लीकेशन पहुँचना चाहिए वहाँ तक अप्रोच नहीं होता है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग एक आपके पास कुछ होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल दिख जाए। जैसे कि सपोज आपने पाइथन पढ़ ली, आपने टैबलू पढ़ लिया, उसको कैसे पता कि आपने पढ़ लिया? आपने अपने रिज्यूमे में लिख दिया, उसको कैसे पता? तो आप अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन डाल दीजिए। आपने गिटअप पे डाल दिया, आपने कैगल पे डाल दिया, अब वो वहां बैठे बैठे आपका प्रोजेक्ट देख सकता है, उसको आइडिया लग जाएगा कि आपकी नॉलेज है कि नहीं बिना आपसे बात किए। सो आपकी जो चीज़ है वो पब्लिश्ड हो जाए कि वो देख सके, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये बैकग्राउंड जो मेरा था अभी फार्मा का बैकग्राउंड है, तो वो मैंने बताना चाहिए या नहीं? फिर जब अगर एज अ फ्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो टाइम पे अगर आप बताओगे नहीं तो आपका 2 साल की जॉब है, 6 महीने का है, तो आपका 2.5 साल का गैप नहीं बता दोगे आप? नहीं तो फिर वो कंसीडर होगा या नहीं होगा? मैं ये पूछ नहीं, वो आपको कंपनी एज अ फ्रेशर लेगी, लेकिन आपको बताना है आपने जो भी किया अपनी लाइफ में, आपको सब बताना होता है। आप अपने कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में
सपोज आपके कॉलेज में जो इवेंट्स हो रहे हैं आप उसके प्रेसिडेंट, आपको वो भी बताना है। कंपनी हर चीज़ में आपको एक पर्सनैलिटी ढूंढती है कि अच्छा इसने ये चीज़ मैनेज की है, इसने ये चीज़ की है, तो वो सारी चीज़ें बतानी होती है आपको। जो भी आपने किया है तो वो आपको बताना है, फेक नहीं करना है। व्हाट अबाउट सर रिसेशन वगैरह अभी चल रहा है, मतलब बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि रिसेशन है। रिसेशन इंडिया में कब नहीं है या कब है, किसी को समझ में आया आज तक? 2009 में आया कि इंडिया में बहुत रिसेशन है, आईटी कंपनियां बंद हो जाएंगी। बंद हुई इंडिया में? नहीं हुई। इंडिया इज एवर ग्रोइंग मार्केट ऑलवेज। ठीक है, देखिए चाइना में जैसे मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे, अब जो सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया है। सॉफ्टवेयर बनना तो बंद नहीं हो सकते, नहीं होंगे। जॉब हो सकता है अगले 1-2 साल थोड़ी कम होंगी, फिर वो बढ़ेगी। जैसे अपना शेयर मार्केट होता है, कोई शेयर पहले बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर धीमे धीमे स्टेबल हो जाता है, फिर बढ़ता है, तो बस वही है। तो इट विल ग्रो, इट वोंट सिंक। सारी दुनिया की सॉफ्टवेयर हम पे डिपेंडेंट हो चुकी है मोर और लेस। 7,000 एम्प्लॉय हैं माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के अंदर, यूएस में नहीं है इतने। अभी मैंने सुना है कि डायरेक्ट डेटा साइंस की जॉब नहीं मिलती, पहले हमें डेटा एनालिसिस में 1-2 साल करना पड़ता है, फिर डेटा साइंस के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो ये रियल है या हमें डायरेक्ट डेटा साइंस की जॉब मिलेगी? देखिए गणेश सर मैनेजर हैं, मैडम मैनेजर हैं, पहले असिस्टेंट मैनेजर भी तो बने ही होंगे, राइट? सो साइंटिस्ट बनने से पहले भी तो कोई काम मिलेगा आपको, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सो इट्स नॉट लाइक, देखिए डेटा साइंस की फील्ड है, डेटा एनालिसिस उसका सब पार्ट है, ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी उसका सब पार्ट है। सो एक मैनेजर या एक साइंटिस्ट वो बनता है जिसने सब चीज़ों में उसके हैंड्स ऑन कर चुका हो, जिसको हर चीज़ अच्छे से आ गई हो। सो कंपनी को वो आप पे बिलीव होना चाहिए, अगर वो आपको डायरेक्टली साइंटिस्ट पोस्ट पे ले जा रही है, कि आपका सब में हैंड्स ऑन है। और साइंटिस्ट होना इज अ बिग डील, नाम में साइंटिस्ट है, ठीक है, तो इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा ना। तो टफ है, लेकिन पैसा भी ज़्यादा है, और जिसमें पैसा ज़्यादा है उसके लिए वो रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा लेंगी, राइट? अगर इजी काम में ज़्यादा पैसा देने लग जाए तो फिर सब लोग कर लेंगे ना। It is possible to get a job with someone's reference if suppose my uncle is working in a certain company, that I get a job with his reference, but I'm not understanding your question. it's more like nepotism. I mean, suppose my uncle is working in certain company, and I just got my skills now, that if after this class I got data science skills, so it is possible that can I get a job with his reference? Can he give my reference in the company? How would I know that your uncle want to refer you or not? No, I just I'm not depending on him. It's just he said that I will give your reference. He said to me, but I don't know if he changed his mind or something. That's what I am saying. If you don't know your uncle, how would I know? No, my genuine question was, is it possible? Can I get job with reference someone's? कि उनका उस फील्ड में जानकारी है या उस फील्ड में उनके पास रेफरेंस है कि नहीं। एंड रेफरेंस आपको सिर्फ इंटरव्यू तक ले जाता है, कोई आपको जॉब नहीं दिला सकता आज के टाइम पे। और मान लो जॉब मिल भी गई तो जॉब में आप सरवाइव नहीं कर सकते रेफरेंस के थ्रू। आपको एट लास्ट आपको स्किल्स चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोचो कि अंकल ने जॉब दिला दी, अंकल खुद आपको सैलरी नहीं देंगे 2 महीने बाद, नहीं देंगे ना, आप भी नहीं दोगे। मैंने बोल दिया कि मेरे इस रिलेटिव को रख लो, आपने मेरी बात आने पे रख लिया, एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो आपको वो उसके लिए आपको स्किल चाहिए। Yeah. And one more question, that I'm doing distance education, distance MCA. Will it affect on my career in future? Because if I want to seek for a bigger position, will it affect on it or no? बिगर पोजीशन में हमेशा आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपकी एजुकेशन वो कुछ नहीं देखेगा। अगर आपने कोई सर्टेन फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपको देखा जाएगा। अगर आप देखें मणिपाल कॉलेज, अगर आपको पता होगा,
इट इज नॉट टॉप 10 टॉप 20 कॉलेज। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है वहाँ से, ठीक है, सत्या नडेला इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। आप आज एग्जाम दीजिए, बीटेक 12th के बाद आपका 90% चांस है कि मणिपाल में एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो नहीं देखा कि वो आईआईटी से नहीं है, हुआ ना। अभी हम लोगों का बैकग्राउंड तो नहीं है डेटा साइंस या कंप्यूटर वगैरह का कुछ बैकग्राउंड नहीं है अपना, तो हम लोगों को बेसिक क्या करना पड़ेगा अभी इनिशियल लेवल पे? अगर हम लोगों को इनके साथ में अगर बैठना है, जो इनको अच्छे से कोडिंग आता है, उनके साथ में अगर हम लोगों को बराबर से बैठना है, तो अभी से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये मान लेना पड़ेगा कि डेटा साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग। पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो तुम लोग, क्योंकि एक्सेल में तो कोडिंग नहीं थी, टैब्लू में कोडिंग नहीं है, पावर बीआई में कोडिंग नहीं है, ठीक है। तो अपना 50% काम तो बिना कोडिंग के ही हो रहा है। तो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो कि यू आर इन्फीरियर बिकॉज यू डोंट नो द कोडिंग, तो ये तो मान लो, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज न्यू फॉर एवरीवन ना, तो वो भी सीख ही रहा है। अगर उसको 2 घंटे लग रहे हैं, आपको 3 घंटा लग जाएगा बस, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। सिलेबस सबका सेम होने वाला है। हाँ, तो मतलब जो सिलेबस डिज़ाइन हुआ है वही करना या उससे अलग कुछ और करना होगा, ऐसा मैं पूछ। यार अलग तब किया जाता है जब उसमें आप अच्छे हो चुके हो, ठीक है। हम पहले से ही सोचने लग जाते हैं फर्स्ट डे से कि मैं सब कुछ ही अलग कर दूंगा, और जो बेसिक होता है वो हम पीछे छोड़ देते हैं। तो वो गलती कभी नहीं करनी है। स्टिक टू द बेसिक। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो आप आगे जाओ, नहीं है तो वही चीज़ आप बार बार करो। सर, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? मतलब उन्होंने कैसा लर्न करना चाहिए, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? क्योंकि सब मिक्स है, कुछ आईटी बैकग्राउंड्स के है, कुछ नॉन आईटी के भी है, और कुछ लोगों कुछ टेक्नोलॉजी मतलब टफ जा रही है सीखने में, मतलब क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ रहती है, हर एक चीज़ उनको मतलब नॉर्मल तरीके से तो नहीं सीख पाएंगे। किसी को एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो कोई जो पाइथन है थोड़ा सा टफ जाता है, किसी को एसक्यूएल अच्छा आता है या मशीन लर्निंग अच्छा आता है, मतलब डिपेंड। तो अगर 1-2 टेक्नोलॉजी में अगर वो मतलब उतना परफेक्ट नॉलेज नहीं है उनके पास, और कुछ टेक्नोलॉजी में अगर वो अच्छा बन जाता है उसमें, तो क्या उनके जॉब के चांसेस कैसे रहेंगे? सर देखिए, नॉलेज नहीं होना प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि नॉलेज नहीं है आपको, दैट्स अ गुड थिंग। मैं आपको यहाँ पे पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपकी एक्सेल मेरे से अच्छी है, ठीक है। लेकिन 1 महीने बाद अगर हम दोनों सेम पेपर देने जा रहे हैं तब भी आपकी अच्छी है मेरे से, तो ये मेरी दिक्कत है। मेरे पास 1 महीना है ना उसको करने के लिए। तो अगर इनको पता है कि इनकी कमी क्या है, तो इनको उस पर दूसरे से ज़्यादा काम करना है। अब ये नहीं देखना कि कितने घंटे देना है, आपको स्किल देखनी है, आपको अपने मार्क्स नहीं देखने हैं। आपको ये नहीं देखना कि उसने 2 घंटे पढ़ा है, मैं भी 2 घंटे में उठ जाऊंगा। हो सकता है कि उसकी एक्सेल ज़्यादा होगी, उसने 2 घंटे में किया, आपकी एक्सेल कम होगी, तो आप 2 घंटे में नहीं उठ सकते। हो सकता है मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आपकी नहीं है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम दोगे। तो आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है बार बार, और अपनी स्किल पे ध्यान देना है। इट इज़ योर जर्नी, सोल जर्नी, अकेली की जर्नी है। सोलो ट्रैवलर होता है ना, आप सोलो ट्रैवलर हो। इवन दो आपको लग रहा है कि आप ग्रुप में सीख रहे हो, बट सब लोग सोलो ट्रैवलर हैं, सबकी जर्नी अलग है। एक क्लास के अंदर सब लोग अलग अलग सीखते हैं, ठीक है, सब अलग सीखते हैं, सब अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। जब आप ये समझोगे, उसी हिसाब से आप रिएक्ट करोगे। इवेल्युएट योरसेल्फ डेली, एटलीस्ट इन वीकली। आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, अप्रिशिएट इट, बट वो 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी आपसे अच्छा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है किसी भी फील्ड में, राइट। आप और वो दोनों अब 6 महीने साथ में हो ना, तो अब आपको उससे आगे जाना है या आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। वन मोर क्वेश्चन सर, अभी आप डेटा साइंस और एआई में इतना सारा काम करते हो, तो आप एंजॉय मतलब कैसा, कौन से इसमें करते हो ज़्यादा, डेटा साइंस या एआई में? मतलब सर, लोग ये सोचते हैं एआई एंड डेटा साइंस अलग है नहीं वो अलग। एआई या मशीन लर्निंग की एक एप्लीकेशन है डेटा साइंस, सिर्फ उसकी 100 एप्लीकेशन है। इमेज प्रोसेसिंग इज ऑल्सो डेटा साइंस, इमेज प्रोसेसिंग इज ऑल्सो एआई एंड मशीन लर्निंग।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हो वो भी एआई एंड मशीन लर्निंग है। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं मशीन लर्निंग और एआई की, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। जब भी देखिए, और एंजॉय करने की बात है, व्हेन यू गेट सक्सेस आपको अच्छा लगता है, जब आप स्टक हो जाते हो आपको बुरा लगता है। सिंपल, आप एक वीडियो गेम खेलिए, आप वीडियो गेम में 2 या 3 बार के बाद आप वो स्टेज क्रॉस करते हो, आपको बड़ी खुशी होती है, आप नेक्स्ट स्टेज खेलने लग जाते हो, फिर 2-3 बार स्टक होते हो, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हो, आपको एंजॉय हो रहा है। इवन दो आप 2 बार फेल हो रहे हो, 3 बार फेल हो रहे हो, फिर आप जा रहे हो। लेकिन अगर आप एक स्टेज पे अटक ही गए तो आप क्या करते हो, 5 बार 6 बार 8 बार फेल हो गए तो आप गिव अप कर देते हो, वो वीडियो गेम खेलना भी छोड़ दोगे, राइट। तो ये तो पढ़ाई है, ये तो स्किल्स है। तो अब आपको यही देखना है कि आपको गिव अप नहीं करना। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जो आप सोचते होगे कि इतने फाइट है, 1000 लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, सपोज एक फॉर्म निकला, 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, और आप सोचते हो 1000 लोग हैं, मेरा कैसे होगा। आपका 1000 से कभी कंपटीशन है ही नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ 100 लोगों से, क्योंकि वो जो 900 लोग आपकी तरह सोच रहे हैं वो उससे पहले गिव अप कर चुके हैं। आपको बस लास्ट दिन तक गिव अप नहीं करना है ना। सब गिव अप करते हैं, आपने भी अभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किया होगा, यार ये इस साल तो नहीं होगा, अगले साल कर दूंगा। तो आपने तो एग्जाम से पहले 90% बच्चे तो गिव अप कर रहे हैं ना, तो उनसे आपका कंपटीशन कहाँ से है। सर, डेटा साइंस एंड AIML एवरीडे यूज में सिंपल टर्म्स में कैसे बताऊं? सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ, जो आप यूज कर रहे हैं आपको नहीं पता है। सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, यस, यूट्यूब यूज करते हो, अमेजन यूज करते हो, सब अपने मोबाइल पे खोल के देखो, सबका यूट्यूब अलग दिखेगा जो वीडियो दिख रहे हैं, सबके इंस्टाग्राम में अलग रील रिकमेंड होगी, सबके अमेजन में अलग प्रोडक्ट दिखाई देंगे। क्यों? डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। उन्होंने आप जो देख रहे हो उसको एनालाइज किया है, उसके बेस पे वो आपको अगली चीज रिकमेंड करते हैं कि ये देखो, राइट। जैसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बॉलीवुड की चीज़ें देख रहे होंगे, वो उसको कर रहा होगा। कुछ होंगे जो अपने आप को बहुत कूल समझते होंगे, वो हॉलीवुड देख रहे होंगे। कुछ होंगे जो पर्टिकुलरली डांस की वीडियो देख रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट देख रहा है, किसी को कोई काम नहीं है, वो बैठ के फर्नीचर कैसे बन रहा है वो देख रहा है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी कार्टून देख रहे हैं, है ना, पोकेमॉन देख रहे हैं। तो वो सबका अलग अलग क्यों हो रहा है? दैट इज डेटा साइंस। सेकेंड चीज, अगर आप देखोगे बैंक्स वगैरह में लोन मिल रहा है, वो भी आपके डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि आप मंथली पेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी आ रही है, आपके अकाउंट में कैसे आ रही है। आपको सारे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप देखो आजकल सबके पास फोन आता है कि सर आपका ये प्री अप्रूव्ड लोन है, उसने आपका पहले एनालाइज कर चुका है डेटा सारे बैंक से लेके कि अच्छा इसका ना सिविल स्कोर अच्छा है। सिविल स्कोर क्या है? उन्होंने एनालाइज करके बनाए हैं कि ये इंसान हर चीज टाइम से दे रहा है, तो इसका सिविल स्कोर अच्छा करते हैं, इसको लोन देते हैं। सिंपल टर्म में उन्होंने बोल दिया सिविल स्कोर। लेकिन सिविल स्कोर बना कैसे? दैट इज डेटा साइंस। आपको कोई प्रोडक्ट या कोई यूट्यूब का वीडियो या इंस्टाग्राम की डील कैसे आई? दैट इज डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग। आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको रिकमेंड होते हैं ना, जिसके चैनल के बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, और फिर भी आप कंज्यूम कर लेते हो, उसको देखते हो। दैट इज डेटा साइंस। दैट्स ग्रेट। एंड सर, इसमें सेक्टर्स जैसे कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज में ही ओपनिंग रहेंगी या हर एक सेक्टर्स में भी स्टूडेंट जा सकता है? देखिए, मशीन लर्निंग का अगर कोई सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो हेल्थ केयर में हुआ है अभी तक। ओके। कंप्यूटर साइंस या तो बिजनेस में हुआ है, बिजनेस यानी ई कॉमर्स। आपको क्या लगता है डी मार्ट या फिर कोई भी ऐसा जो बड़ा सुपर मार्ट है, उसमें कोई भी चीज़ कैसे रखी जाती है? ऐसे ही रैंडमली रख रहे हैं उन्होंने? नहीं रख रहे। वो उसकी भी मशीन लर्निंग होती है, एनालाइज होता है। जैसे सपोज मेरी दुकान है, छोटी दुकान है, मुझे क्या चाहिए? कस्टमर आया और जल्दी जाए, अपना सामान ले, पैसा दे और जाए। मैं अंडा, ब्रेड, केले डेली बिकता है, मैं सबसे तीनों चीज़ें साथ में बाहर रख दूंगा। डी मार्ट या बिग बाजार, स्मार्ट बाजार, वो क्या करेंगे? अंडा एक जगह रखेंगे, ब्रेड अलग जगह रखेंगे, बनाना अलग जगह रखेंगे। क्यों? उनका टारगेट है कि आप पूरा मॉल घूम के जाओ। आप 2000 की शॉपिंग करने आओगे, आपको लगेगा आप डिस्काउंट में कर रहे हो, आप 3 या 3500 की करके जाओगे। ठीक है, उन्होंने सब एनालाइज किया है कि
आदमी आया है कि उसको ये 3 प्रोडक्ट चाहिए तो तीनों साथ में नहीं देने मुझे। और वही बिजनेस देखिए, अब वही इंफॉर्मेशन एक छोटा दुकानदार कैसे यूज कर रहा है, मुझे इसको जल्दी भेजना है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही कस्टमर को 1 घंटा डील करूं। तो सेम इंफॉर्मेशन दोनों अलग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेट सर। सर अगर जैसे कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स ने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए मोर, बिकॉज देखिए हमें बचपन से ना सीखा है सामने बैठ के सीखना, तो दैट इज इजी फॉर यू अस, दैट इज इजी फॉर अस। हम एक डेडिकेटेड टाइम पे आते हैं, डेडिकेटेड टाइम पे आप ट्यूशन जाते हैं, भले ही आपका मन हो नहीं हो, आप कॉलेज जाते हैं, आपको कोई टीचर नहीं भी अच्छा लगता है फिर भी आप जाते हैं, आप जा रहे हैं तो कुछ तो सीख ही रहे होंगे। ऑनलाइन में ना यू हैव द पावर, पावर एक अच्छी है कि आप एक दिन में 4 घंटे का भी पढ़ सकते हो, और एक पावर जो आप डेली यूज करते हो कि मंडे को नहीं पढ़ा, ट्यूसडे को नहीं पढ़ा, मैं वीकेंड पे तो सब पढ़ लूंगा, ठीक है, और वो वीकेंड आया नहीं आज तक, ठीक है। सो वो उसकी एक प्रॉब्लम है ऑनलाइन की कि आपके पास ना जो पावर आ गई है, लेकिन जो आपका एक नेचर है प्रोक्रेस्टिनेट करने का कि मैं एंड डे में सब कर दूंगा। लर्निंग आप एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, दिमाग की एक कैपेबिलिटी है सीखने की, उससे ज़्यादा नहीं सीख सकते। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में बहुत कुछ पढ़ जाओगे, पेपर क्लियर हो सकता है, सीख नहीं सकते। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको सही से यूज़ कर पाते हो ऑनलाइन तो ठीक, नहीं कर पाते तो पैसे वेस्ट हैं, वो कोर्स आप कभी कंप्लीट ही नहीं करोगे पूरी ज़िंदगी में। ओके, सो स्टूडेंट शुड गो फॉर ऑफलाइन मोर। इट्स टोटली अप टू देम, बट हाँ ऑफलाइन में आपको आदत है, आपको पता है, यू हैव एन इंटरेक्शन एंड आपको पता है कुछ भी हो जाए मुझे इस टाइम पे जाना है, राइट। तो वो एक डेडिकेशन आपको अपने आप आदत से आ जाता है, इट्स जस्ट हैबिट कि आप जा रहे हो, सवेरे उठे हो, क्या करना है, जाना है, नो मैटर वॉट, ब्रेकफास्ट किया है नहीं किया, आप अपने कॉलेज जा रहे हो, आप अपने इंस्टीट्यूट जा रहे हो, आप अपनी जॉब जा रहे हो। लेकिन जब आपके पास पावर है 6 बजे सवेरे, चल यार 8 बजे करूँगा, आज ना थोड़ा और सो जाता हूँ, दोपहर में करूँगा, दोपहर में बस इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, खाना खा के फिर करूँगा। तो वो पावर आपको कैसे यूटिलाइज करनी है, इट्स टोटली अप टू यू। सॉरी, मेरा क्वेश्चन है, अभी आप ये लोग जानते हैं कि दो आई एम सिटिंग बिहाइंड द कैमरा, आई एम द डायरेक्टर ऑफ इमॉर्टल कोर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड IT सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पुणे। आई हैव माय ऑफिस इन बानेर एंड आई एम राइट। सो बेसिकली हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी काम करते हैं और साइबर क्राइम के लिए भी काम करते हैं बहुत सारा। एज यू से कि डेटा आता है, बहुत डेटा है। सो एज अ एंटरप्रेन्योर जब ये लोग कुछ चीजें सीख रहे हैं तो दे ऑलवेज स्टिक टू देयर जॉब रोल और दे कैन थिंक अबाउट कि एंटरप्रेन्योर भी बनना है। तो ज्यादा स्कोप या फिर ऐसे बोल सकते कि आजकल अगर आप देख रहे हो तो कि इंडियन स्टूडेंट्स में या फिर इंडियन कल्चर में वो एंटरप्रेन्योर बनने का शार्क के बाद थोड़ा सा ज्यादा आ गया है चीजें। सो व्हाट इज द बेटर, और क्या एंटरप्रेन्योर का स्कोप है इंडियन मार्केट के लिए, क्या ये लोग उस हिसाब से सोच सकते हैं? देखिए एंटरप्रेन्योर अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ कि एक अपना बिजनेस है, फाइन, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। वो थोड़ा सा फैंसी हो जाता है कि हाँ आप एंटरप्रेन्योर हो, ये हो, तो दोनों में अलग अलग स्किल्स हैं। आपने नॉलेज गेन कर ली एंड यू वांट इमीडिएट एंड स्टेबल जॉब, स्टेबल मनी, तो आप जॉब में जाते हो, ठीक है। आपके पास पेशेंस है और आप 3-4 साल आप स्ट्रगल कर सकते हो, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सिर्फ नॉलेज के बेस पे बिजनेस नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो इन्वेंट नहीं की थी, पहले उसने किसी को बेच दी थी, उसको पता था बिल गेट्स को कि किसी ने बनाया हुआ है, वो उसके पास जाकर उसको खरीदता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको विंडो की फॉर्म में करता है और IBM को बेच देता है। तो उसने इन्वेंट नहीं किया है। इन्वेंशन इज नॉट नेसेसरी टू बी अ बिजनेसमैन, अ ग्रेट बिजनेसमैन, ठीक है। तो दोनों अलग अलग स्किल्स है। आपको कस्टमर स्किल्स पता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लॉस देखना आना चाहिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, दैट इज बिजनेस। अगर आपको जॉब करनी है, जॉब विल प्रोवाइड यू द स्टेबिलिटी कि हाँ मेरा मंथली इतना आ रहा है, मैं स्विच कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे सर आप बिजनेस कर रहे हो, मैं जॉब कर रहा हूँ, राइट। तो बिकॉज हम दोनों का माइंड सेट अलग, राइट। सो
इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप बहुत नॉलेजेबल हो तो आप अच्छे बिजनेसमैन भी होगे। 18 नोबेल प्राइज विनर ने एक साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी जिसका नाम किसी को नहीं पता ना। दैट मीन्स इंटेलिजेंट होने से बिजनेस नहीं चलता है, सिर्फ साइंटिस्ट होने से बिजनेस नहीं चलता है। आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। बिजनेस इज नॉट अबाउट नॉलेज, बिजनेस अबाउट मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर से बात करना, उसकी रिक्वायरमेंट मीट करना, वो इम्पोर्टेंट है। There are two candidates for interview selection, and both belong to different background. One is from technical background and other is from non-technical background, and both have same skills, same capabilities. So is it a myth that only the one who is with technical background will be selected? अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी मैकेनिकल सिविल सारी ब्रांच को अलाउ करती है? सेम स्किल्स वाले का यानी मैकेनिकल सिविल से हो रहा है। आप सोच रहे हो कि टेक्निकल वाले का ही होना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ टेक्निकल वाले ने ऐसा क्या किया है जो कि नॉन टेक्निकल वाले ने किया। नॉन टेक्निकल वाला मुझे उसकी पर्सनैलिटी दिख रही है, उसने अपना सब्जेक्ट भी पढ़ा और वो डेडिकेटेड है कि वो एक्स्ट्रा भी पढ़ रहा है। तो मुझे तो नॉन टेक्निकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मैं तो नॉन टेक्निकल को ले लूँगा। अगर टेक्निकल वाला नॉन टेक्निकल से ऊपर नहीं है, मैं टेक्निकल वाले को हायर करूँगा ही नहीं। 19-20 का फ़र्क होगा, मैं नॉन टेक्निकल को हायर करूँगा। इफ़ ही हैज़ अ डिफरेंस बिटवीन 15 to 20, तब मैं टेक्निकल को हायर करूँगा। मुझे उसकी पर्सनैलिटी दिख रही है ना कि वो ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया है अपने कॉलेज आवर्स के अलावा भी, अपनी जॉब के अलावा भी। तो ये तो देखने का नज़रिया है, इंटरव्यूअर क्या देख रहा है। सर बट ऐसे मतलब वो डेडिकेटेडली ज़्यादा कर रहा है और ये थोड़ा कम कर रहा है ये तो हम इंटरव्यू को कैसे पता चलेगा? इंटरव्यूअर बेवकूफ़ नहीं है वो वहाँ पे है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। अदरवाइज मैकेनिकल सिविल के बच्चे क्यों सेलेक्ट होते? TCS, इन्फोसिस, अरे आप बाकी सब छोड़ो, गूगल का CEO सुंदर पिचाई कंप्यूटर साइंस का C नहीं है उसके पास डिग्री में, प्रोडक्शन फील्ड का है वो, नॉन टेक्निकल। ठीक है। So it completely depends upon your skills. Sir, what if both the candidates are having same skills, same capabilities, same? मैंने बोला ना 19-20 का फर्क होगा तो मैं नॉन टेक्निकल को हायर करूंगा। सपोज आप दोनों की सेम स्किल्स है, लेकिन मैंने देखा कि आपने ना बहुत सारी अलग चीज़ें भी की हुई, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया हुआ है, वो मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे उसमें आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, तो भी मैं आपको हायर करूंगा सेम नॉलेज होने के बावजूद। मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है ना सेम पैसे में। और हो सकता है कि आप नॉन टेक्निकल हो तो आप थोड़ा डरे हुए भी हो, कम में मान जाओ, Salary. है ना। तो ये भी चीज़ है। Thank you so much, sir. We are very glad that you are here. And mostly सबके जो questions थे डेटा साइंस एंड AIML के रिलेटेड वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए, बट स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारे अच्छे questions पूछे एंड द बेस्ट आंसर्स आर देयर बाय यू एंड वी आर वेरी ग्लैड। वी आर ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट जो सेशन पार्ट 2 भी इसका आएगा जो हम एडवांस में जाएंगे उसमें, तो विल डेफिनेटली कैच अप अगेन सर एंड इट विल बी ग्रेट अगर आप ऐसे ही विजिट करो हमारा सेंटर फॉर द स्टूडेंट्स को जो इंस्पायर करने के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज में एंड एवरीथिंग, तो स्टूडेंट्स विल बी अगेन वेरी हैप्पी फॉर दैट। इट्स ऑलवेज प्लेजर ऑफ माइंड क्योंकि आई एम इन दिस फील्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू, राइट, कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना है, उनके डाउट सॉल्व करने हैं। सो आप जब भी बुलाओगे मैं आऊँगा एंड आई लव टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, आई लाइक टू क्वेरी देयर आंसर। प्रॉब्लम स्टूडेंट ही क्वेश्चन कम पूछते हैं। Next time definitely we'll be having a bunch of questions again. Yes sir, thank you so much sir. Yes, it was very nice meeting you. Thank you. Yes.